Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I am Rahul Thakur, your economics teacher. So today we are going to start with the new chapter, that is the chapter 9, excess demand and the deficient demand. This is one of the most important chapter. यदि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप ये समझ पाओगे कि किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि इकोनॉमी का जो कोर है वो डिमांड और सप्लाई है। यदि किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी और उस चीज़ की सप्लाई नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारे काम करके क्या ही करेंगे। आप समझो ना, इकोनॉमी का मेन पर्पस ही क्या है, मॉनेटरी एक्टिविटी करना। और मॉनेटरी एक्टिविटी वो कैसे करता है, किसी चीज़ की डिमांड को फुलफिल करके, किसी चीज़ को सप्लाई करके, डिमांड करके। तो इकोनॉमी का ये कोर प्रिंसिपल क्या है, डिमांड और सप्लाई है। यदि हम डिमांड और सप्लाई को नहीं समझते ढंग से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब किसी भी कंट्री को, अब ये तो कोई इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड सप्लाई होती है, हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। बट कोई भी एक मेजर इकोनॉमी है उसमें हम डिमांड और सप्लाई को जब समझेंगे तो वहाँ पे किस तरह वो काम करता है। यदि किसी भी इकोनॉमी में क्या है, डिमांड कम है, इकोनॉमी में ही डिमांड कम है, तो वहाँ पे क्या मतलब क्या होगा, सिचुएशन बनेगी। डिमांड का मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएंगी, लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। आप ऐसी सिचुएशन समझो कि मतलब शॉपिंग मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो भी सामान रखे हुए दुकान में क्या है, वैसे के वैसे रहेंगे। जब शॉपिंग में लोग वहाँ पे शॉपिंग नहीं करेंगे, दुकान में कोई कारोबार नहीं चलेगा, तो जो लोग वहाँ पे हैं उनका क्या है, क्या कहते हैं उसका, उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी। जब उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी तो वो फिर वो खाएंगे पियेंगे क्या, या वो भी खर्च नहीं करेंगे। माधर तो हर तो मैं जब बचता हूँ कहेंगे। तो अब जब वो मान लेते हैं क्या बोलते हैं, खाएंगे पियेंगे नहीं, तो फिर वहाँ पे एक सिचुएशन क्या आएगी कि डिमांड फर्दर घटेगी, डिमांड फर्दर। अब इसको एक इफेक्ट की तरह समझो आप। कैसे, मान लेते हैं डिमांड कम है, एक कुछ लोग ही, या फिर इस मार्केट में लोग कुछ नहीं खरीद रहे हैं, डिमांड लो है। अब जो लोग इन दुकानों में काम करते हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो उसमें फर्दर क्या होगा जी, लोग हैं, अब इनकी भी डिमांड और कम हो जाएगी, और ये इस तरह से पूरा साइकिल बन जाएगा कि मतलब काम धाम को चल ही नहीं रहा। तो वहाँ पे एक कंट्री के एक रिसेशन को फेस करती है, वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत रुक जाता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ग्रोथ रेट बनी रहे, इसलिए हमें क्या, डिमांड को मेंटेन करना जरूरी है किसी भी इकोनॉमी में। और जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है, मान लेते हैं डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे गुड्स का सप्लाई का भी बना रहना जरूरी है, गुड्स को सप्लाई वहाँ पे करना जरूरी है। यदि गुड्स सप्लाई नहीं होंगे तो डिमांड, यदि अकेले डिमांड बहुत हाई है तो वहाँ पे क्या है, प्राइसेज बहुत बढ़ जाएंगे। प्राइसेज क्या है, गुड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि प्राइसेज गुड्स के बढ़ भी गए तो फिर क्या फ़ायदा, अगेन वही सिचुएशन आ जाती है कि गुड्स इतने महंगे हो जाएंगे कि लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है जहाँ पे क्या है, सप्लाई और डिमांड को इक्वल करना पड़ता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा। ठीक है, अब यदि सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड बहुत हाई है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड है, या फिर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सप्लाई बहुत हाई है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, वो सिचुएशन में हम किस तरह समझेंगे, और वो सिचुएशन यदि ऐसी बनती है तो एक इकोनॉमी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी देखेंगे। या फिर सिचुएशन ये है कि डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, या दोनों ही बहुत लो हैं, दोनों ही बहुत हाई है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती हैं, मल्टीपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसको, एक्सेस डिमांड को। एक्सेस डिमांड, अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लास्ट टाइम में हमने देखा था, जब हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की बात करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे की बात आ जाती है कि वहाँ पे अब और भी लोगों को, ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन देखो आप, एक्चुअली में हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड ये होनी चाहिए थी, और यहाँ पे AD इक्वल टू AS करके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता, बट नहीं, हमारी डिमांड क्या है, बहुत हाई है, एक्सेस हो रखी है। तो इसलिए क्या है, वो जो पोटेंशियल लेवल है जहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता था उससे ऊपर जा चुकी है, क्योंकि देखो सप्लाई तो हमारे पास इतनी ही है। ठीक है,
बट यहाँ पे डिमांड क्या हमारी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, हमें अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। बट जैसा कि हम जानते हैं हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए उसको हम देखेंगे। पर पहले आप ढंग से क्या है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को समझो। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएंगी, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये चीज़ आएंगी, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे। और देखो ये सिचुएशन क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। और ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे ये इस तरह है। अब समझो आप, हम एक्चुअली में अभी क्या है, यहाँ पे हैं और हमें इससे थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो इसके बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों को हमें बढ़ाना होगा। बट इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को हम नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ और स्टेप्स हम लेंगे, उसको हम देखते हैं। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हो क्यों जाती है। यदि एक्सेस डिमांड के हम रीजंस को समझ लेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आपको याद होगा चैप्टर 4 में और बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो मनी सप्लाई है, यदि उसको कम या ज़्यादा किया जाए, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेस डिमांड और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं रीजंस क्या हैं, रीजंस बिहाइंड एक्सेस डिमांड। तो पहला क्या है ना, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका सीधा मतलब है पहले लोग जितना खर्च कर रहे थे, अब क्या लोग उससे ज़्यादा खर्च करने की चाह रखते हैं, ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा हो चुकी है। और इस सिचुएशन में क्या है, लोग ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा खर्च करेंगे पैसा। तो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अब डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ा पाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा जो ये रीजन बता रहा क्या है, रिडक्शन इन टैक्सेज। अब मान लो पहले जो टैक्स था 18% जीएसटी पे, अब वो घट के 5% हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो गुड्स पहले पहले महंगे थे अब वो सस्ते हो गए होंगे, तो लोग क्या करेंगे, उनको ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, या फिर मान लेते इनकम टैक्स, पहले हम जानते थे भारत में करीब 5-6 लाख तक की इनकम पे टैक्स तक जीरो टैक्स था। बट अब क्या 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स है। तो वो लोग जो टैक्स भरते थे उनका जो पैसा बचेगा वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे। तो उससे भी क्या है, हमारी डिमांड बढ़ती है। तीसरी कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो किसी न किसी की इनकम बनेगी। जब किसी न किसी की इनकम वो बनेगी तो अगेन वो इनकम जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट कर रहा है और वो उसे खर्च करेगा। चौथी सिचुएशन आती है हमारे पास, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, प्राइवेट हाउस होल्ड कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट फर्म कर सकती है। जब भी हम जानते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे नए नए रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो उसे खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगेन क्या है, वो डिमांड को बढ़ा रहा है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, फॉल इन इम्पोर्ट। जब इम्पोर्ट कम होगा बाहर से तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड को बढ़ाएंगे। क्योंकि अब क्या हम फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट ना होकर हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद के गुड्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद के वहाँ से गुड खरीदना चाहते हैं कंट्री के विद इन में। जैसे हम जब बोलते हैं मेड इन इंडिया, तो हम क्या इंडियन गुड्स पर रिलाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या है, यहाँ पे अगेन डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, छठा क्या है, राइज इन एक्सपोर्ट। अब हो सकता है हमारे जो इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ जाए, है ना, दूसरे देशों में भी हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ जाए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ राइज इन डिमांड। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, अब हमारा दो चैलेंज है। पहला चैलेंज है कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं हम उसे पूरा करें, और दूसरा चैलेंज क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट की नीड्स है, हमें जो बाहर कंट्री को सप्लाई करना है चीज़ों को, वो भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को बढ़ाती है। किस तरह से मानते हैं, गवर्नमेंट का जो बजट होता है हम जानते हैं, जब गवर्नमेंट का बजट में लॉस होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस लॉस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। और जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च करेगी। तो इसमें फिर से क्या है, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का इशू आता है।
तो कुल मिला के आपने जो भी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें जो डिमांड को बढ़ाती है वो क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब किसी भी तरीके से यदि आपने जनता के हाथ में पैसा दे दिया तो आप वो जनता उस पैसे का क्या करेगी, उसे वो खर्च करना चाहेगी। खर्च करना चाहिए मतलब डिमांड बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ाएगी, यदि सप्लाई पूरा नहीं हुआ तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के आप ये सारी जो एक्टिविटी जो हो रही है ना, ये सब मिलकर क्या कर रही है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा रही है। यदि हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है और उसको सिचुएशन बनेगा एक्सेस डिमांड का, ठीक है। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब मनी सप्लाई बढ़ी है तो मनी सप्लाई कम कर दो। मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम थोड़ा एक बार इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है एक्सेस डिमांड का। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, पहला इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब देखो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। अब एग्जिस्टिंग लेवल आउटपुट, यहाँ पे क्या है, डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों नहीं करेगा वो, अभी जो करंट लेवल ऑफ आउटपुट है उसको इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एज वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो तो अब क्या कर सकते हो, आप एक ही ऑप्शन है कि आप उसको कम कर सकते हो। बट क्योंकि डिमांड इतना हाई है आपके पास कम करने का ऑप्शन है ही नहीं, आपको बढ़ाना है बल्कि। बट क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो बढ़ा भी नहीं सकते हो, तो इफेक्ट ऑन आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी सिचुएशन आती है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। सेम सिचुएशन यहाँ भी आएगी, देयर विल नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप और लोगों को रोजगार दे सको, ठीक है। तो ये सेम चीज़ रहेंगी इसमें, पर डिफिशिएंट डिमांड और सप्लाई में हम देखेंगे चीज़ों को कैसे अलग होता है वहाँ पे। फिर तीसरी चीज़ आती है इफेक्ट इन जनरल प्राइस। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जनरल प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू एक्सेस डिमांड। देखो ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो अभी क्या था, इफेक्ट इन जनरल प्राइस में क्या होगा, बहुत सारे लोग मिलके, अब सबके पास पैसा तो है ही, मनी सप्लाई भरपूर है, पर जो गुड्स है वो क्या है, बहुत कम है। अब ये जो भीड़ है इस गुड्स को खरीदना चाहिए, तो सब क्या करेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे। अब मान लेते हैं एक एसी है जो एक व्यक्ति खरीदना चाहता है 20,000 में, पर वहीं पे दूसरा व्यक्ति उसको देखता है और कहता नहीं मैं भी इसको लेना चाहता हूँ, मैं आपको 20 की जगह 22,000 दूंगा, और इस तरफ से कंपटीशन चलेगा दोनों में। और देखते देखते क्या है, उस एसी का या रेफ्रिजरेटर का या कोई भी सामान है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जनरल इफेक्टिव प्राइस में क्या होता है, प्राइस राइज ही होगा जब भी एक्सेस डिमांड होगी, सप्लाई कम होगा, तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन बढ़ जाता है, किसके बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में। और जब कंज्यूमर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो दे विल ट्राई टू पे मोर एंड मोर फॉर द सेम गुड। अब तो ईगो पे बात आ गई ना, नहीं ये तो मैं लेकर रहूंगा, या नहीं भी होगा तो नेचुरली वो क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफिशिएंट डिमांड, और फिर लास्ट वन एक साथ देखेंगे किस तरह से हम एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड दोनों को हम डील कर सकते हैं। अब सिचुएशन देखते हैं किसकी, हम डिफिशिएंट डिमांड की। अब इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखा रहा दोबारा से, इसको आप समझ सकते हो। सीधा सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं, ये हमारा एएस, ये हमारा एडी। अब ये यहाँ पे ऐसे है। अब एक्चुअली में चाहिए तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, पर चीज़ें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। बट आप क्या यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या है, आप वो कर सकते हो चीज़ों को।
ठीक है, ये क्या हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, और ये जो सिचुएशन देख रहे हैं ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब हमारे पास जो डिमांड है वो डेफिशिएंट है, और तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है अभी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में है। बट जब हम सैचुरेट हो जाते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रही है चीज़ें, तब हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल डिमांड को कम करने पे होता है, ना कि सप्लाई को बढ़ाने में। यहाँ पे आप सप्लाई को बढ़ा के डिमांड को मीट कर सकते हो, एडी और एस को आप इक्वल कर सकते हो। बट दूसरी सिचुएशन जो पहले हमने देखी थी उसमें ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब हम यहाँ पे रीजन देखते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या क्या हैं। रीजन फॉर डिफिशिएंट डिमांड डी डी दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जो लोग पहले ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, अब वो क्या है, कम कंज्यूम कर रहे हैं। भाई उतनी इच्छा नहीं है, सेव ज़्यादा कर रहे हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी, तो वहाँ पे लोग कंजम्पशन को कम कर रहे थे, फालतू के खर्चे कम कर रहे थे, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो वो चीज़ें हैं। हो सकता है इंक्रीज इन टैक्सेज, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जैसे टम्बैको सिगरेट इन सब चीज़ों पे क्या है, टैक्स 40% या फिर ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग उसका कम कंजम्पशन करेंगे, तो उनकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी मार्केट में। ठीक है, फिर क्या है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट को लगता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा हम भी अपने खर्चे कम करते हैं। तो उस केस में भी क्या है, यहाँ पे डिमांड घट जाएगी। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट मान लेते हैं मेट्रो स्टेशन बना रही है या मेट्रो बना रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेट्रो बनाने में बहुत सारी चीज़ें को डिमांड होगी ना। तो इस तरह से डिमांड वहाँ पे गवर्नमेंट भी डिमांड क्रिएट करती है। या गवर्नमेंट ऑफिस में या डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में जैसे स्टेशनरी की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो इन सब की भी डिमांड तो वहाँ जनरेट हो रही है ना, इस तरह समझ सकते हो आप। फिर यहाँ पे एक सिचुएशन क्या आती है, राइज इन इम्पोर्ट। देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं। अब जब राइज इन इम्पोर्ट हो जाएगा तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाहर से खरीदोगे, तो अंदर से अपने देश में खरीदोगे नहीं। तो वहाँ पे क्या है, देयर विल बी अ फॉल इन अ डिमांड है। ठीक है, डिफिशिएंट डिमांड हो जाएगा सिचुएशन। पांचवा क्या है, फॉल इन एक्सपोर्ट। अभी तक जो क्या था, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर बर्डन था। हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो दो जगह के लिए करने हैं। एक हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है, दूसरा हमारी जो फॉरेन मार्केट है जहाँ पर उनका सामान जा रहा है उसके लिए भी प्रोड्यूस करना है। बट अब जो सिचुएशन है वहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपोर्ट गिर चुका है, तो उनके ऊपर कोई भी बाहर का प्रेशर नहीं है कि हमें बाहर की डिमांड मीट करनी है। तो नेचुरली देखा जाए, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन पे डिमांड का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वहाँ पे, और ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कम होते होते कि वो डिफिशिएंट डिमांड तक भी पहुँच जाए। ठीक है, फिर सिचुएशन आती है किसकी, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अब जो पहले प्राइवेट हाउस होल्ड्स, प्राइवेट फर्म्स प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब वो सोचता है इन्वेस्ट ना करें। तो फिर इन्वेस्ट नहीं करेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे डिमांड में कमी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में। अब देख लेते हैं डेफिशिएंट डिमांड के इम्पैक्ट क्या क्या होता है। अभी हमने देखा कि रीजन्स क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और इम्पैक्ट हम तीन चीज़ों पे देखेंगे। अभी हमने देखा था कि पहला है इफेक्ट ऑन आउटपुट लेवल, दूसरा है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल, तीसरा है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस। अब आप मुझे बताओ, यदि डिफिशिएंट डिमांड है और पोटेंशियल है कि हम और ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो आउटपुट लेवल क्या होगा, धीरे धीरे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इफेक्ट ऑफ बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो वो भी बढ़ जाएगी, अब बात करें जनरल प्राइस की तो वो गिरेगा। क्योंकि जो प्राइसेज हैं चीज़ों के, वो गुड्स के प्राइसेज क्या है, फॉल करेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो कंपनी क्या चाहिए, सस्ते से सस्ते दामों पे चीज़ों को बेचा जाए। तो इसमें से वो क्या करेंगी, जनरली प्राइस गिरा देगी, ऑफर देगी, और किसी न किसी तरह चाहिए कि इसका सामान बिके। तो जनरल प्राइस लेवल में क्या हुआ, वहाँ पे गिरावट होगी। तो ये तीन इम्पैक्ट हैं, इफेक्ट हैं, जो डिफिशिएंट डिमांड की वजह से किसी भी इकोनॉमी में होते हैं, तीन चीज़ों पे, आउटपुट लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और जनरल प्राइस लेवल पे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड का एक कंपेरिजन टेबल आता है। इसको आप देख सकते हो जनरली अपनी बुक में ही। यहाँ पे कई सारी चीज़ें बता रखी हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं।
देखो सबसे पहले जो आपको एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड का जो कंपेरिजन करना है, उसमें सबसे पहले मीनिंग देखोगे दोनों का, मीनिंग से डिफाइन कर दोगे। एक्सेस डिमांड में क्या है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, इसमें डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। फिर इन्फ्लेशनरी गैप को समझा दोगे और डिफ्लेशनरी गैप को। देखो जब हमारा ग्राफ इस तरह से था तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड थी, तो ये सिचुएशन क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब कि जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महंगाई बढ़ चुकी है। और दूसरी सिचुएशन क्या थी, इस तरह से, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने बोला डिफ्लेशनरी गैप। मतलब कि वो सिचुएशन जब क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस घट चुके हैं। और हमने देखा था ये कब होता है, अरे भाई का समझा ले यार, तू की फोन में फोन करते रहो, दिमाग खराब करने। अब हम जो देख रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहाँ पे क्या देखा था हमने, जब डिमांड डिफिशिएंट है तो डिमांड कम है, तो वहाँ पे क्या, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही हैं, हम चाहिए उन्हें कम से कम रेट में बेचना, तो उस केस में क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, मतलब चीज़ों की कीमतें घट जाएंगी। बट वहीं पे जब डिमांड क्या हो, बहुत एक्सेस होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जो वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कॉम्पिटिट करेंगे ताकि वो चीज़ों को हासिल कर सके ज़्यादा फायदा कीमत पे। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो भी चीज़ों की प्राइस बढ़ा देंगे, तो उस केस में क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। मतलब कि जो एक्चुअल सिचुएशन है और जो नॉर्मल सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ये है, हम इस लेवल पे हैं, और नॉर्मल सिचुएशन यहाँ होनी चाहिए थे हमें, उसके बीच का गैप है, वो फिर गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल सिचुएशन ये है, और एक्चुअल से हम बियॉन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्या है, हम देखते हैं इसको। अब देखो एक और रीजन क्या है, हाँ देखिए एक, अब यहाँ पे हम कुछ और भी पैरामीटर्स हैं उस पर इसको मेजर करते हैं। पहला क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल, फिर उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इसको भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये सारे मैं बेसिस आपको बता रहा हूँ, आपको इन बेसिस के बेस पे ही क्या करना है, डिफरेंस करना है दोनों के बीच में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑन प्राइस, और आपको दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया भी था। ठीक है, तो ये आपके सारे बेसिस हैं जिन बेसिस पे आप क्या है, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट में, कोई इशू नहीं है उसको लेके। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस और एफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। देखो जो मैं यहाँ पे मेजर्स बताने वाला हूँ एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो यदि उन्हीं मेजर्स को आप रिवर्स कर दोगे, उल्टा करके अप्लाई कर दोगे, तो वो सारे क्या है, डिफिशिएंट डिमांड में अप्लाई हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक एक करके देखते हैं, और फिर इसको आप डिफिशिएंट डिमांड में भी आराम से लगा सकते हो। याद रखना, मैंने पहले ही कहा था, मनी सप्लाई मतलब मेन रीजन क्या है, मनी सप्लाई का बढ़ना एंड घटना। और आपको जो भी मेजर्स लेने, वो सारे मेजर्स इसी पे फोकस होंगे कि किस तरह से मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाया जाए, किस तरह से मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर घटाया जाए। तो अब यहाँ पे हम एक चलते हैं, एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं सारे। पहला मेजर क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड जो है और बढ़ जाएगा, तो इससे क्या एक्सेस डिमांड तो कंट्रोल होगा नहीं। तो यदि स्पेंडिंग बढ़ाना है, सरकार स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो किस लिए बढ़ाएगी, आपको सीधा फॉर्मूला क्या है, मनी सप्लाई को ध्यान में रखना है, मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी,
तो इस सिचुएशन में जब ये गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट क्या करे, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग में चेंज कर रहा है, मतलब दो तरफा चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट एक से स्पेंडिंग बढ़ा सकती है, दूसरी स्पेंडिंग घटा सकती है। यदि स्पेंडिंग बढ़ा रही है तो वो डिफिशिएंट डिमांड को बढ़ाएगा, तो उसका इलाज हो जाएगा। यदि स्पेंडिंग घटा रही है तो जो एक्सेस डिमांड है उसको घटा देगा, तो ये इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा क्या था, चेंज इन टैक्सेज। अगेन यहाँ पे दो रूट है। हम बात करें चेंज इन टैक्सेस की, हमने ये नहीं कहा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमने कहा चेंज। अब चेंज के दो पार्ट अगेन बनते हैं, टैक्सेस बढ़ा दो, टैक्सेस घटा दो। यदि टैक्सेस घटता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। पर हमें तो ये नहीं करना, हमें क्या करना है, यदि इफिशिएंट डिमांड को सॉरी एक्सेस डिमांड को हमें कम करना है, तो उसके लिए क्या है, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है, एक्सेस डिमांड हमारा अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई यहाँ पे यहाँ पे डिफिशिएंट डिमांड हमारा कंट्रोल में आएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमारा डिफिशिएंट डिमांड है इसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। पहले कम डिमांड कर रहे थे, अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। वहीं जब सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो इफिशिएंट डिमांड का एक्सेस डिमांड का इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ को समझना है। कुल मिला के जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो सारी क्या है, मनी सप्लाई के अराउंड ही घूम रही है। किस तरह से मनी सप्लाई को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया, चेंज इन मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एबिलिटी। जैसे हमने जो 5th और 6th चैप्टर में देखा था बैंकिंग और जो मनी एंड बैंकिंग में, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी, किस तरह से मनी सप्लाई के बढ़ने से लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है और ये वाला फिनोमेना शुरू हो जाता है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का अब सीधा कंट्रोल क्या है कि मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं हम। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव वेज है, एक क्वांटिटेटिव है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, रेपो रेट कम करके, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के, ठीक है, ये सारी बैंक रेट में चेंज करके, ये सारी चीज़ें हमने क्या है अपने 6th चैप्टर में देखा था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता उन चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करना। आप उस वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को बढ़ा या घटा सकता है। यदि मनी सप्लाई बढ़ती है तो मैंने यहाँ बताया कि किस तरह से डिफिशिएंट डिमांड का इलाज होगा, और यदि मनी सप्लाई घटती है तो किस तरह से एक्सेस डिमांड का इलाज होगा। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें वही बता रहा है, इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हम एक बार डिक्टेट कर देता हूँ उनको। जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमारे पास है इंक्रीज इन बैंक रेट, है ना, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें सेल ज़्यादा करेगी। ठीक है, इंक्रीज इन LRR, ये सारी चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव में पढ़ा था हमने, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग कर दो, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको रिपीट नहीं करने चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप समझ जाओ। ठीक है, और डिफिशिएंट डिमांड में इन सब चीज़ों का उल्टा कर देंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, दोबारा बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोर फॉर्मूला है मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना। मनी सप्लाई पे आपका ध्यान होना चाहिए, मनी सप्लाई के बढ़ने और घटने से ही डिमांड बढ़ती है घटती है। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं किस तरह से हम सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो हम बढ़ते हैं एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये हमें बताता है एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। देखो जनरली हमने क्या पढ़ा था, तो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सेक्टर इकोनॉमी आ चुकी है। और इस 3 सेक्टर इकोनॉमी को हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड काम करेगा। ठीक है, अब जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है, पहले इसको हम ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा आ गया AS, इसको हम इनकम की लाइन बोलते हैं। ये हमारा AD है, ठीक है, और AD में अपने पास क्या होता है, C+I होता है। ठीक है, AD मतलब डिमांड, डिमांड किस की, हाउस होल्ड की और इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक एक्सपेक्टेड आएगा लाइन। ठीक है, ये 3rd सेक्टर का है AD डैश, जो कि क्या है C+I+G, मतलब कि गवर्नमेंट भी आ चुकी है।
जो कंजम्पशन होता है हमारा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाता है। और याद होगा आपको 4th चैप्टर में जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि यदि आपको जीडीपी निकालनी है, जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम के फॉर्मूले का यूज़ करते थे। इसमें C4 था कंजम्पशन और हाउस होल्ड का, आई था इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट। तो सेम चीज़ यहाँ पे वो आ रही है। अब देखते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। अभी क्या बोल रहा है, यदि रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड, अब डिमांड एक्सेस है 3 सेक्टर इकोनॉमी में, तो वहाँ पे हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक पहली सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पे एक्चुअल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे एक्चुअल इक्विलिब्रियम, एक्चुअल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, वो इक्विलिब्रियम जो फुल एम्प्लॉयमेंट रेट पे होता है। क्योंकि अभी हमने जो पीछे देखा था उसमें हमने देखा था, यदि आप इस तरह की लाइन बनाते हो, जो डैश लाइन है, वो किसी को डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि जो डिमांड है वो एक्सेस है, बट वहाँ पे हम उसके एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाकर प्रोडक्शन को और नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली तो हमारी जो कैपेसिटी है वो ये है, जो हमारा पॉइंट ई है वो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है। तो ये जो सिनेरियो बनता है वो क्या बन जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप बन जाता है। ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब था महंगाई, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस में राइज होना। और प्राइस राइज को हम किस तरह रोक सकते हैं, उसके लिए सारे स्टेप्स हमने देखे थे मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। तो यहाँ भी वो चीज़ें ही की जाएंगी। ठीक है, देखो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, और यदि यहीं पे मान लेते हैं एक और लाइन होती जो नीचे से जारी होती है, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश होता E2, इसको मैं मान लेता हूँ E1। बट यहाँ पे जो ये गैप है ना, अगेन ये जो गैप होता वो हमारा क्या होता, डिफ्लेशनरी गैप। मतलब कि क्या है, डिफिशिएंट डिमांड है, डिमांड उतनी है नहीं। क्योंकि देखो एक्चुअल इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे आके स्टैब्लिश करेंगे, बट अभी हम यहीं पे हैं, तो क्या है, अभी डिमांड डिफिशिएंट है। और इस वाले केस में क्या है, एक्चुअल इक्विलिब्रियम तो यहाँ होगा, बट हमारी क्या है, डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे है। तो यहाँ से हमें यहाँ आना होगा, यहाँ मूव करना होगा, तो उसके लिए हमें अपनी डिमांड को कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई बढ़ाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास सप्लाई बढ़ाने का ऑप्शन है और डिमांड कम है, तो हम यहाँ से यहाँ मूव करना होगा ताकि हम इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से हम डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को फिल करते हैं इन द 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने समझा किस तरह से एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड क्रिएट होता है, और वो किस तरह से डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट कर सकता है, और यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो किस तरह से उसको डील किया जा सकता है। इसमें जो क्वेश्चन मेनली बनता है वो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, जो ये मैंने अभी बताया लास्ट में, इस पर बनता है। बाकी सारी चीज़ें तो आप नॉर्मली कर लोगे, पर जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इस वाले पार्ट से बनेगा। तो ये ध्यान रहे आपको कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और ये जो पूरा ग्राफ है इसको एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा, चीज़ें बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओ लिख सकते हो, वाई लिख दो, एक्स लिख दो, और यहाँ पर बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम लेवल वाई पे स्टैब्लिश हो रहा है ना, डिफ्लेशनरी डिमांड में Y2 पे है, इन्फ्लेशनरी डिमांड पे Y1 है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस पे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और भी जो सब्जेक्ट्स हमारे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।